नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं हमारे लाइव कॉलिंग नंबर पर, और सवाल हमारे जो एक्सपर्ट हैं आपके शेयरों से जुड़े सवाल का जवाब जरूर देंगे। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634, या फिर एक और नंबर नोट कर लीजिए, इस पर भी आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 02223001635। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी, और एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का स्वागत करते हैं और सबसे पहले बाजार के हाल को एक बार देख लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने देखा सोमवार को बाजार में हैप्पी वाला मंडे देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 850 अंक उछलकर 60,750 के करीब बंद हुआ, तो निफ्टी करीब 250 अंक उछलकर 18,100 के पार बंद होने में रहा कामयाब। बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की तूफानी तेजी आज हमें देखने को मिली। और एडिटर स्टेक में अनिल जी बता रहे हैं कि बाजार को कहां से मिला इतना दमखम। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया जबरदस्त दमखम, और ये दमखम कोई हमारा अपना नहीं था, पूरा का पूरा इंपोर्टेड, यानी कि अमेरिकी बाजारों से आता हुआ। इकोनॉमिक आंकड़ों के दम पर अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को जबरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिला, और डाउ 700 अंक उछलकर दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ, किसी की भी उम्मीद से कहीं बेहतर। और सुबह से डाउ फ्यूचर्स भी हल्के फुल्के ही सही हरे निशान में 50 से 75 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। इसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ा। हालांकि जितनी तेजी अमेरिका में हुई, जितनी तेजी एशियाई बाजारों में थी, उसके मुकाबले हम ज़्यादा मजबूत खुले नहीं, मुश्किल से आधा % ऊपर। और उसके बाद थोड़ा बहुत वक्त हमने 18,000 के नीचे बिताया। शुरुआती 15-20 मिनट, आधा घंटे में वक्त बिताने के बाद भारतीय बाजारों ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू किया, और उसके बाद 18,150 तक पहुँचे। अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात थी आज की क्लोजिंग 18,101 पर लगभग 250 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ भारतीय बाजार बंद होते दिखे, तो बड़े दिनों बाद एक अच्छा उछाल दिखा। बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ 42,500 के ऊपर 42,600 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में पूरी तरह से तेजी का माहौल था, सारे सेक्टर हरे निशान में थे। आप सोचिए, ऐसा कम देखने को मिलता है, और स्पेशली जिन सेक्टर से ज़्यादा दबाव रहता है, आईटी आज ये सबसे ज़्यादा लीडरशिप में था तेजी की तरफ। और टीसीएस के नतीजों के पहले न सिर्फ टीसीएस बल्कि इन्फोसिस और बाकी आईटी दिग्गज और आईटी मिड कैप शेयर, ये सब मजबूती के साथ आगे बढ़ते नजर आए। तो हमारे अपने फैक्टर भी थे जिन्होंने बाजार में आगे चलते हुए तेजी का जोश भरा। ओवरऑल कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी सोमवार को शुरुआत मजबूती के साथ हुई। संकेत ग्लोबल मार्केट्स के अच्छे थे, और हमारे अपने संकेतों में शुक्रवार और पिछले 3 सेशन में बुध, गुरु और शुक्रवार को जो कमजोरी हुई, उसके बाद बाजार हल्के और ओवरसोल्ड थे। एक रिकवरी के लिए कोई ट्रिगर की तलाश थी। ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर 17,800 पर पहुंच चुके थे। तो अमेरिकी बाजारों से जो अच्छी खबर आई तेजी की, वो एकदम सही वक्त पर आई, और वहीं से बाजार ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ आ गए। अब देखना ही है कि 18,250 के आसपास जो ऊपर की रेंज है, वहाँ पर बार बार जाकर हम रुकते अटकते हैं, क्या उसे इस बार पार कर पाते हैं या वापस वहीं से लौटेंगे। लेकिन ओवरऑल हफ्ते के पहले दिन बाजारों ने एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन दिखाया, जिससे किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती है। आइए अब सुदीप बंदोपाध्याय का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी हुई है, रेस्ट ऑफ द वीक यही मोमेंटम एक्सपेक्ट करें? जी, कुछ हद तक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन पे था, और जैसे ही यूएस में जो आंकड़े आए जो एम्प्लॉयमेंट के, वो आंकड़े ऐसा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो सिलसिला यूएस फेड चालू किए हैं, वहां पे शायद आने वाले दिनों में थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, और ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज था। दूसरी बात, चाइना में जो कोविड रिलेटेड लॉकडाउन सारे हटा दिए गए हैं, और इसके चलते जो जीरो कोविड पॉलिसी वो खत्म कर दिया गया है। उम्मीद यह है कि एक चाइना में ग्रोथ का मोमेंटम वापस आएगा, और जिससे कि सारा दुनिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सिलसिला वो वापस चालू होगा, और ये भी मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज था। और ये अगर ये मोमेंटम बरकरार रहे ग्लोबल मार्केट में, तो इंडिया में भी हम लोग देखेंगे एक लेवल तक पॉजिटिव माहौल रहेगा। हमारे यहाँ लोकल की बहुत सारे अभी आने वाले हैं,
पहली बात तो ये है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आना चालू हो गया और दूसरी बात ये है कि बजट के लिए तरह-तरह की उम्मीदें सामने आ रही हैं। तो हमारा मार्केट वोलेटाइल ज़रूर रहेगा पर पॉजिटिव बायस रहेगा ऐसा ही मानते हैं हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो मार्केट एक्सपर्ट सुदीप सर की रही बाजार पर आए। आइए कुछ कॉलर से भी बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू और जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। फेसबुक पर पहला सवाल आ रहा है झांसी से गोविंद प्रसाद का। इनका सवाल सुदीप सर M&M पर है। 75 शेयर इनके पास है, 1345 खरीद बता रहे हैं ये। इनफैक्ट M&M में हमने अच्छी खासी देसी देखी है। शेयर निफ्टी का टॉप गेनर भी बना। नई गाड़ी जो नई थार है इनकी उसको लॉन्च किया है और कीमत भी अराउंड 9.99 लाख रुपए उन्होंने रखी है। तो न्यूज़ फ्लो न्यूज़ बेस्ड एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में दिखा है। हालांकि इन्हें अपनी इस खरीद पर नुकसान अभी हो रहा है, पर अगर इनका मीडियम टर्म का नजरिया M&M पर हो तो क्या आप रेकमेंड करेंगे इन्हें? ये स्वाति जी जरूर होल्ड करने का सलाह देंगे। पिछले करीब 1 साल से हम लोग निवेशक को M&M लेने की सलाह दे रहे हैं और अभी भी यही सलाह देंगे कि अगर आपको ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो M&M बेस्ट पिक है। 2 मुख्य कारण बताना चाहूंगा। पहला बात तो यह है कि ट्रैक्टर सेल्स जबरदस्त ट्रैक्टर सेल पिछला कैलेंडर ईयर में देखने को मिला है। ओवरऑल एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रैक्टर सेल्स और रूरल स्लोडाउन थोड़ा बहुत डिमांड का जो बात किया जा रहा है जो देखने को मिल रहा है FMCG क्षेत्र में, उसका ज्यादा नेगेटिव असर ट्रैक्टर सेल्स में अभी तक देखने को नहीं मिला और उम्मीद यह है कि ट्रैक्टर सेल्स बरकरार रहेगा आने वाले दिनों में भी, जिसका बहुत बड़ा फायदा M&M को होता है। दूसरी बात, जो दूसरा सेगमेंट जहां पे M&M कामकाज करता है SUV, पिछले कुछ सालों में थोड़ा बहुत मार्केट शेयर इन्होंने लूज किया था पर अभी जबरदस्त रिकवरी इस सेगमेंट में इनका देखने को मिल रहा है। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे नए व्हीकल्स आ रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी के साथ व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उम्मीद यह है कि यहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन आने वाले दिनों में रहेगा। तो ये दोनों सेगमेंट अच्छा चलने के कारण यहाँ पे हम निवेशक को खरीदारी करके निवेशित रहने की सलाह देते हैं, तो वही सलाह इनके लिए भी रहेगा। ओके, तो M&M बने रहे, निवेश जारी रखें। सुदीप बंदोपाध्याय की यही राय आपके लिए आ रही है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। वलसाड़ से शुभम। शुभम जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मेरा सवाल है इंडसइंड बैंक पे। जी। मेरे पास है 1000 शेयर 1217 रुपए पे। ओके, क्या व्यू है आपका, कब तक रखना चाहेंगे? मैम मैं लॉन्ग टर्म तक रखना चाहूंगा, एटलीस्ट 5-7 इयर्स तक। ओके, 5 से 7 साल का नजरिया इंडसइंड बैंक पर ये रखना चाह रहे हैं। कुछ मुनाफा भी है इंडसइंड बैंक में। आज हमने लगभग 3% की तेजी भी देखी है। सुदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका व्यू क्या है इंडसइंड बैंक पर, अगर ये 5 से 7 साल का होराइजन रख रहे हैं? जी बिल्कुल निवेशित रहिए। देखिए अच्छा बैंक है, परफॉर्मेंस अच्छा पिछले कुछ क्वार्टर्स में दिखाया है। इस साल इस क्वार्टर में भी रिकॉर्ड लोन ग्रोथ जो बिजनेस के आंकड़े आए हैं उससे दिखता है कि इनका जो रिकॉर्ड है, खुद का रिकॉर्ड बीट करके लोन ग्रोथ करीबन 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोन ग्रोथ दिखाया है। और सबसे बड़ी बात इंडसइंड में ये है कि इन्होंने भारत फाइनेंशियल जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी था वो पिछले 1.5-2 साल पहले एक्वायर किया था, उसके चलते एक बहुत बड़ा रिटेल बेस बन गया है जो कि इनको लायबिलिटी इकट्ठा करने में, जो खासा डिपॉजिट इकट्ठा करने में सहायता कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए बड़ा बनने के लिए, क्योंकि लो कॉस्ट डिपॉजिट ही इनको मार्जिन इंप्रूव करने में सहायता करता है, इनका पोर्टफोलियो में कोई स्ट्रेस आने से रोकता है। तो हम लोग मानते हैं कि आने वाले दिनों में इस एक्विजिशन का और भी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। और एज ए बैंक इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। कुछ मैनेजमेंट और कुछ शेयर होल्डिंग लेके कुछ दिक्कतें बीच में आई थी और उससे कुछ अनसर्टेनिटी पैदा हुआ था। अभी लगभग ये जो अनसर्टेनिटी थी ये इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो अभी तो बेझिझक यहाँ पे निवेशित रह सकते हैं। आपका नजरिया 5 साल प्लस का है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर इसमें निवेशित रहिए। ओके, तो 5 से 7 साल के नजरिए के लिए इंडसइंड बैंक बने रहने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं उनसे। दिल्ली से संजीव। संजीव जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल?
जी नमस्कार, मैं संजीव सुधीर बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं जी। टीटागढ़ वैगन के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने ये क्वांटिटी पिछले बताइए हफ्ते ही अपनी और खरीदे प्राइस। हैं। क्वांटिटी है 2800 ओके। क्वांटिटी है शेयर, और 228 रुपीज की एवरेज प्राइस है। ठीक है। और मेरा और आपने नजरिया कितने शॉर्ट समय के टर्म लिए है। नजरिए के लिए रखे हैं? मैं शॉर्ट टर्म प्री Short बजट term, ओके। उसमें देखना चाहता हूँ। क्या ये 240 के आसपास बिक पाएगा? ओके, तो बजट तक का नजरिया लेकर चल रहे हैं ये सुदीप सर टीटागढ़ वैगन पर। और हो सकता है कि शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट में कुछ रेलवे रिलेटेड कुछ अगर अनाउंसमेंट आ जाए तो इन्हें फायदा हो। 240 का इनके माइंड में एक टारगेट है, आपको लग रहा है अचीव होता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल कुछ मुनाफा है इन्हें? देखिए, इतना शॉर्ट टर्म के लिए प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है। आपने स्पेकुलेटिव पोजीशन लिया है, जैसे स्वाति जी ने जिक्र किया, तो शायद बजट में कुछ एक्सपेक्टेशन के उम्मीद है, इसीलिए आपने पोजीशन लिया। हमारी सलाह तो ये होगी कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, ताकि अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, अचानक नीचे आना चालू होता है, तो आपका नुकसान ना हो। ओवरऑल रेलवे सेक्टर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूर सरकार की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि कोई ठोस कदम लिए जाएंगे, जिससे टीटागढ़ वैगन जैसे जो 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 मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टॉक मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको फायदा हो और लंबी अवधि के लिए उनको फायदा होता रहे, ये उम्मीद जरूर है। पर बजट मेकिंग प्रोसेस में बहुत सारे पुल्स एंड प्रेशर्स रहते हैं, तो कौन सा एक्सपेक्टेशन रियलाइज होगा, कौन सा नहीं होगा, ये बताना असंभव है आज के दिन में। और इसीलिए मैं आपको सतर्क रहने की सलाह दूंगा। फंडामेंटली ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सारा चीज डिपेंड करेगा बजट में क्या आता है, क्या नहीं आता है, इसके ऊपर। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में आप रहिए शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आपने डिसीजन लिया। ओके, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, यही आपके लिए राय आ रही है। टीटागढ़ वैगन्स बने रहने की सलाह। मुंबई से नितिन हमारे साथ हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल IRCTC पे है। 681 मेरा परचेसिंग प्राइस है और 81 शेयर्स है। ओके, 681 खरीद है, 81 शेयरों की खरीद इनकी ऊंची है, जरूर कुछ नुकसान भी झेल रहे हैं। IRCTC अगेन, अच्छा नितिन जी कब तक आप होल्ड करना चाहेंगे, अपना व्यू भी बता दीजिए। हाँ, 1 साल तक क्या कर सकते हैं। ओके, 1 साल का नजरिया IRCTC काफी लग रहा है आपको सुदीप सर? अगेन रेलवे रिलेटेड स्टॉक क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, IRCTC में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिला था, और एक हद तक कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन करंट फंडामेंटल थोड़ा ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन अभी भी दिख रहा है। तो हाँ, अगर बजट में ऐसा कुछ कदम आता है जिससे IRCTC को फायदा होता है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। पर कंजर्वेटिव अगर आप रहना चाहेंगे तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप इस काउंटर से एग्जिट ले लें, और किसी क्षेत्र में जहां पे फंडामेंटल स्ट्रांग है, जहां पे लगता है कि बजट में जरूर कुछ आएगा, और बजट में ना भी आए तो भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ऐसे फंडामेंटली स्ट्रांग काउंटर्स में आप निवेश करें। अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत अच्छा है मार्केट में। तो ये स्पेकुलेटिव काउंटर से आपको हमारी सलाह होगी एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि आपका नजरिया 1 साल का है, बहुत अच्छे और काउंटर्स मिल जाएंगे। ओके, तो IRCTC फिलहाल आपको एग्जिट करने की राय आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से। मुंबई से मोनीश हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। मोनीश नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम, नमस्कार सर। मेरे पास IRB इंफ्रा के 1250 शेयर है। 258 मेरा खरीद भाव है। लॉन्ग टर्म तक के लिए रखना चाहता हूँ, क्या सलाह? IRB इंफ्रा लॉन्ग टर्म का नजरिया 58,000 का फायदा भी है। इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक और नियर टर्म में भी बजट से कुछ फायदा होता हुआ आपको स्टॉक में और लग रहा है सुदीप सर? और लंबी अवधि के या 1 साल के नजरिए तक के लिए IRB इंफ्रा कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल लग रहा है। ये हमारा जो स्टॉक जो हम रिकमेंड करते हैं हमारे निवेशक को, उनमें से एक IRB इंफ्रा है। और ये हम मानते हैं कि बजट में शायद
इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इस पे बहुत ध्यान दिया जाएगा और इसका बहुत बड़ा फायदा आईआरबी इंफ्रा जैसे कंपनी को मिलेगा। देखिए, इंफ्रा में बहुत सारे कंपनीज हैं, पर कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने बैलेंस शीट को क्लीन किया है, जिन्होंने वर्किंग कैपिटल साइकिल सही ढंग से मैनेज किया और जिनका ऑर्डर बुक तगड़ा है। तो आईआरबी उनमें से एक कंपनी है और हम लोगों को लगता है कि आईआरबी को आने वाले दिनों में भी बहुत सारे अच्छे ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद रहेगी। ये आईआरबी एक ऐसा कंपनी है जिसने इट जो इन्वेस्टमेंट आईटी जो करते हैं, जो फंड के जरिए अपने जो एसेट अनलॉक किया है, रोड एसेट्स को अनलॉक किया है और उसके चलते इनका बैलेंस शीट बहुत अच्छा हो गया, ताकि इनको बिडिंग आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट में बिडिंग करने का आसानी हो गया है। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा निवेश किया है और हमारी सलाह तो होगी ये निवेशित रहे, अच्छा मुनाफा मिलेगा, करंट लेवल से भी ऊपर मिलेगा, हड़बड़ा के एग्जिट ना ले। ओके, आईआरबी इंफ्रा बने रहें, आपको यही सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। सांगली से सागर हमारे साथ है। सागर जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? जी नमस्ते मैडम जी, मेरा सवाल है टाटा एलेक्सी पे। नमस्ते। टाटा एलेक्सी टाटा एलेक्सी के 100 शेयर है मैडम हमारे पास, 7,000 में लिए थे, अभी लॉस में है, क्या करें? कब तक आप तक लेना चाह रहे हैं, कब तक व्यू है आपका? 6 महीने तक, 6 महीने से 1 साल तक आगे। 6 महीने से 1 साल का नजरिया टाटा एलेक्सी पर 76,000 से ज्यादा के नुकसान पर है। क्या राय देंगे आप इन्हें साल भर के नजरिए के लिए, सुदीप सर? जी, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है यहाँ पे, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ओवरऑल आईटी क्षेत्र में दबाव है और टाटा एलेक्सी में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। टाटा एलेक्सी ओवर द लास्ट सालों से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया मार्केट में, निवेशक को बहुत फायदा हुआ, पर एक लेवल पे वैल्यूएशन चला गया जहां पे वो थोड़ा बहुत भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, थोड़ा बहुत भी दिक्कत आता है तो बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है और वही हो रहा है टाटा एलेक्सी में। तो यहाँ से तो मैं निवेशक को थोड़ा सतर्क रहने की ही सलाह देता हूँ। तो इन्होंने ले लिया है और लॉस में है, तो हमारी सलाह तो यही होगी कि अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले ले टाटा एलेक्सी से। और क्योंकि नजरिया बोल रहे हैं कि 1 साल रुक सकते हैं, तो मेन स्ट्रीम को एक काउंटर्स में निवेश करें। दिग्गज जो आईटी कंपनी है जैसे इंफोसिस या तो टीसीएस, वहां पे भी निवेश कर सकते हैं, रिस्क कम है क्योंकि वैल्यूएशन उतना स्ट्रेच नहीं है। टाटा एलेक्सी से एग्जिट लेना अपॉर्चुनिटी देख के अच्छा रहेगा। ओके, तो टाटा एलेक्सी से निकलने की सलाह। टीसीएस एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझ लेते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखना है कि 700 पॉइंट की बड़ी तेजी के बाद आज रात अमेरिकी बाजार क्या कुछ करते हैं, उसी तेजी को आगे बढ़ाते हैं या फिर आती है थोड़ी मुनाफा वसूली। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे अमेरिकी फ्यूचर्स से 85 पॉइंट ऊपर और नैस्डैक फ्यूचर्स में थी 50 अंकों की मजबूती। देखते हैं कल सुबह किस तरह के संकेत डाउ फ्यूचर से मिलते हैं डाउ के आज रात के प्रदर्शन के बाद। आज के सेशन में जो कुछ भी मजबूती बनी उसमें एफआईएस का कितना योगदान था और रिटेल ने क्या कुछ किया, ये आंकड़े देखने इंटरेस्टिंग हो गए। और साथ ही जो ओवरसोल्ड मार्केट कल थे वो अब कितने ओवरसोल्ड बचे या कहीं ओवरबॉट होने की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, तो कुछ डेटा वायदा कारोबार के देखने भी बड़े इंटरेस्टिंग हो गए। अब आइए सपोर्ट के लिए आज से 17,950 18,000 कल के लिए ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 18,200 18,250 की रेंज होगी। अब कल के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा ग्लोबल संकेतों के अलावा हमारे अपने ट्रिगर्स, और अपने ट्रिगर्स आते दिखेंगे टीसीएस के नतीजों से। टीसीएस के नतीजों के बाद टीसीएस और बाकी आईटी दिग्गज और पूरा सेक्टर किस तरह का प्रदर्शन करता है, ये भी बाजार के मूड माहौल को डिसाइड करने का काम करेगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आपके लिए संकेत साफ है, 42,200 से 42,400 की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 42,700 से लेकर 42,900 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगी। इस रेंज की किसी एक तरफ बाहर निकलने पर बैंक निफ्टी में भी आप बड़ा मुंह आते ही देख सकते हैं। तो कल भी आपको ढेर सारे ट्रिगर्स के साथ बाजार के ट्रेडिंग सेशन की करनी है शुरुआत। आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन।
ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर से बात करते हैं। आशीष जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कल ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर बनाने के संकेत देंगे आप? वेरी गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, कल के लिए जो ऑप्शन चुना है वो है मदरसन। मदरसन का जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही बेहतरीन है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और सभी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। तो हम मदरसन का 77 का कॉल ऑप्शन खरीदने की मैं सलाह देना चाहता हूं, जो आज ₹2.30 के आसपास बंद हुआ है। हम इसी लेवल के आसपास बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस ₹2 का लगाएंगे और लक्ष्य जो रहेगा वो रहेगा ₹4.5 का। तो ये रही आशीष केलकर की ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए। धन्यवाद करेंगे आशीष जी हमसे बातचीत करने के लिए। और सुदीप जी, आपसे जानेंगे लंबी अवधि की खरीदारी के लिए कौन से स्टॉक रेकमेंड करेंगे आज आप? स्वाति जी, मैं 2 शेयर का जिक्र करना चाहूंगा। पहला शेयर सीमेंट क्षेत्र के कंपनी नुवोको विस्तास, 5th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी, और बाय FY25 इनका कैपेसिटी 25 मिलियन टन्स पर एनम बन जाएगा। और इसमें ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन और जो कैपेक्स कर रहे हैं इसके जरिए बनेगा। इस कंपनी का खास बात यह है कि इनका नॉर्थ और ईस्ट ये 2 क्षेत्र में अच्छा पकड़ है, इनके प्लांट्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा बना हुआ है। और जैसे हम जानते हैं नॉर्थ और ईस्ट में डिमांड सप्लाई का स्थिति जो है उसके जरिए प्राइसिंग पावर मैन्युफैक्चरर के पास रहेगा कुछ देर तक। इसका बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को, नुवोको विस्तास को मिलेगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और सारे इस रिलेटेड सेक्टर में सरकार का फोकस है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, प्राइवेट केपेक्स हो रहा है। ये सबका बेनिफिट सीमेंट कंपनी को, सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा और ये टेलविंड का बहुत बड़ा फायदा इस नुवोको विस्तास को मिलेगा। इन्होंने कंटिन्यूअसली अपना डेट रिडक्शन किया और एफिशिएंसी इंप्रूव किया। लगता है कि करीबन ₹500 तक का टारगेट रख के यहाँ पे करंट लेवल पे निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है फार्मा सेक्टर से इप्का लैबोरेटरीज। पिछले दिनों में इसका बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिला था, कुछ दिक्कतें कंपनीज की थी, पर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस में तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तगड़ा डिमांड है। और ओवरऑल फार्मा सेक्टर में हम लोगों का पसंद वही कंपनीज है जिनका डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा है, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस में करीबन 25 से 30% CAGR ओवरऑल देखने को मिल रहा है। इनका API में एक्सपोर्ट्स में कुछ दिक्कतें थी, पर हम लोगों को लगता है कि जैसे प्रोग्रेस हो रहा है FY27 तक इनका API एक्सपोर्ट्स करंट लेवल से डबल हो जाएगा। और फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट भी अच्छा ग्रोथ दिखाएगा, चालू हो जाएगा FY24 में। ओवरऑल 30% प्रॉफिट CAGR हम लोग देख रहे हैं FY25 तक। और ये सब नजर में रखते हुए ₹1100 का टारगेट रख के यहाँ पे निवेशक को 1 साल के नजरिया से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जी, तो सुदीप बंदोपाध्याय की 2 लॉन्ग टर्म पिक्स, नुवोको विस्तास और इप्का लैब में खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। धन्यवाद करेंगे सुदीप जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।